हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास का सब्जेक्ट मैथ का पोल स्टार सैम्पल पेपर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम पार्ट नंबर ए के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर ए जो हमारा है वो हमारा 1 मार्क्स का है और इसमें हमारे पास कुल मिलाकर 32 क्वेश्चन हैं। तो फाइनली हम अपने 32 मार्क्स पक्के करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा हुआ है हाउ मैनी जीरोज आर क्यूबिक पोलिनोमियल। हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो आपको कंफर्म कर दें, क्यूबिक पोलिनोमियल लिखी हुई है तो उसके हमारे पास हाईएस्ट पावर 3 होती है, तो उसके जीरो भी 3 बनेंगे। और क्वाड्रिक पोलिनोमियल के हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसके नंबर ऑफ जीरो 2 बनेंगे। हमें क्या पूछा हुआ है, क्यूबिक, तो 3 जहां है हम उसको फाइनली टिक कर देंगे। तो डी इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, डी इज अ राइट आंसर। इसमें 3 यहां पर लिखा हुआ है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें हमसे कहा हुआ है हाउ मैनी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है 5x प्लस 2y इक्वल्स टू में 3 और बोला गया है कितने सोल्यूशन बन सकते हैं। तो हमें ये पहला बोला हुआ है यूनिक सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। याद रखिए यूनिक सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन हमारा तब निकलता है या नो सोल्यूशन हमारा तब निकलता है जब हमारे पास 2 इक्वेशन हो और जब हमें एक ही इक्वेशन दे रखी हो तो इसके हम बहुत सारे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इट मीन्स अगर हम जैसे एक x की वैल्यू 0 लेट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू कुछ आ जाएगी और उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू 2, 3, 4, 5 जितनी मर्जी भर लें, उससे हमारे पास y की वैल्यूज निकलती जाएंगी। तो कितने सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जितने हम पॉइंट x की वैल्यू में फिलअप करेंगे उतने पॉइंट्स हम y के निकाल सकेंगे, या फिर अगर हम y में पुट कर रहे हैं तो x के बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं, तो वो हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन काउंट होगा। तो फाइनली डी इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, डी इज अ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ लीनियर इन 2 वेरिएबल। लीनियर इन 2 वेरिएबल बोला हुआ है। इट मीन्स सबसे पहले हमें कंफर्म होना चाहिए कि 1 वेरिएबल क्या होता है। 1 वेरिएबल में हमारे पास एक ही अल्फाबेट आएगा, ए आई या बी आई या सी या एक्स वाई जेड कुछ भी काउंट हो, बस एक ही काउंट होगा, अल्फाबेट हमारा एक होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने इक्वेशन रखी है, यहाँ पर मेरे पास एक ही अल्फाबेट है जो कि मैंने एक्स लेट किया हुआ है। अगर आपके पास 2 वेरिएबल होता है तो वहां पर हमारे पास एक्स वाई ए बी पी क्यू इस तरह के 2 अल्फाबेट यूज होंगे, तो उनको हम 2 वेरिएबल्स बोलते हैं। हमारे पास क्या कहा हुआ है, 2 वेरिएबल्स। तो यहां चेक करेंगे, यहां पर हमारे पास एक वेरिएबल देखने को मिल रहा है, यहां पर हमारे पास 2 वेरिएबल दिखने मिल रहे हैं एक्स और वाई। यहां में हमारे पास एक ही वेरिएबल है पर पावरिंग फॉर्म में दे रखा है तो इसको हम नहीं काउंट करेंगे। यहां पर भी सेम एज केस है तो इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये एक ही वेरिएबल है पर पावर ज्यादा है। तो हमें 2 वेरिएबल पूछा हुआ था, तो फाइनली बी इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, बी इज अ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी 4 की तरफ बढ़ते हैं। हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, वो हमारे पास ये लिखी हुई है एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू में 0 और हमें बोला गया है इनमें से कौन सा सोल्यूशन है। तो हम इसमें इसका फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने में हमें बहुत सा टाइम लगता है, तो हम सीधे सीधे हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे। इट मीन्स 2 को इसमें फिलअप करके चेक करेंगे, 3 को फिलअप करके चेक करेंगे, 1 को फिलअप करके चेक करेंगे और 0 को फिलअप करके चेक करेंगे, जिससे रिजल्टन हमारा इक्वल टू 0 आ जाए तो वो हमारा उसका रूट काउंट होगा। आपके माइंड में सबसे पहले 0 का आ रहा होगा कि माइंड में यस अगर हम 0 भर देंगे तो सारा ही 0 हो जाएगा। तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 0 अगर आप भरेंगे आप जहां जहां आपका x है वहां पर ही हम 0 भर सकते हैं। तो फाइनली आंसर आपका -6 आएगा। तो ये हमारा तो सोल्यूशन हुआ नहीं क्योंकि हमें इक्वल्स टू 0 लाना है। ओके फ्रेंड्स, इक्वल्स टू 0 लाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 फिलअप करेंगे यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 बन जाएगा, यहाँ 2 भरूंगा तो 5 टू द 10 हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है 6 माइनस करूंगा तो 0 नहीं मिलने वाला है,
तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर आप 3 भरेंगे यहाँ पर इस जगह पर, तो 3 का स्क्वायर करूंगा 9 आ जाएगा, और 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आ जाएगा। ऑब्वियस ये बात है, 6 माइनस करूंगा तो 0 कभी नहीं मिलने वाला। फिर हम क्या करेंगे, 0 भी हमने भर के देख लिया है, अब हम 1 फिलअप करेंगे। तो 1 कुछ इस अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे, जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पर x भर दीजिए, 1 भर दीजिए। तो यहाँ पर हम 1 भरेंगे तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 भरेंगे तो 5 के साथ 1 लग जाएगा, 6 वैसे के वैसे ही। 1 का स्क्वायर ओपन करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 5 आएगा, और ये -6 वैसे का ही। 1 और 5 ऐड करूंगा 6 आ जाएगा, -6 यहाँ। फाइनली इनको सॉल्व किया जाएगा तो ये 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। फाइनली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग जो हमारा ए जो है, सॉरी जो सी है 1, वो हमारा राइट आंसर है। सी इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको फिलअप करके चेक कर लीजिएगा, सभी वैल्यू को भर के। जिस भी वैल्यू से हमारा इक्वल टू 0 निकल कर जाएगा वही हमारा रूट काउंट होगा, या फिर आप इसका सिंपली फैक्टराइज भी आप फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा थोड़ा सा अलग है, देखने में आपको पता लग रहा होगा। हमें बोला गया है इफ पी क्यू आर एस टी यू आर द एपी देन कॉमन डिफरेंस इज डी। क्या आएगा, बोला गया है हमें कि ये सीरीज दे रखी है। इससे पहले हमने क्वेश्चन ये नहीं किया हुआ था। हमें जब भी एपी सीरीज का क्वेश्चन आया है दिया होता है 1 2 3 4 10 20 30 40 इस अकॉर्डिंग, और हमें डी निकालने को बोला था। इट मीन्स डिफरेंस निकालने को कहा था, कॉमन डिफरेंस। तो हम फाइनली सीधे सीधे माइनस कर लेते थे, बट यहाँ पर हमारे पास अल्फाबेट दे रखा है तो हम इसको कुछ इस अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले ये जो एपी सीरीज लिखी हुई है हम उसको इस अकॉर्डिंग लिख लेंगे। वैसे तो आपको जस्ट टिक ही करना है, तो जस्ट आप समझ लीजिए। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। अब हम क्या करेंगे, हमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है उसी अकॉर्डिंग हम अपने आंसर को जज करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 2R माइनस पी, R माइनस पी, तो R यहाँ है, P यहाँ पर है। इट मीन्स R यहाँ पर और P यहाँ पर। इसमें से अगर मैं माइनस भी करूंगा तो ऑब्वियस बात है डिफरेंस कॉमन निकालने का, कॉमन डिफरेंस निकालने का सबसे आसान तरीका यही होता है, या मेथड ये है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस होती है। फिर अगर सेकंड कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, इन दोनों के बीच का गैप निकाल रहे हैं, तो थर्ड माइनस 2 होती है, थर्ड माइनस सेकंड। उसी अकॉर्डिंग इनके बीच का गैप निकालेंगे तो फोर्थ माइनस थर्ड। इसी अकॉर्डिंग अगर हम आगे भी जा रहे हैं तो हर एक का कॉमन डिफरेंस अगर सेम आएगा तभी हमारा ये एपी सीरीज कहलाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एपी सीरीज उन्होंने पहले से कंफर्म कर रखी है और सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालने को कहा गया है। तो सबसे पहला अगर हम कॉमन निकालेंगे तो क्यू में से पी माइनस करेंगे, पहला डिफरेंस। आर में से क्यू मानेंगे, क्यू माइनस करेंगे तो हमारा सेकंड डिफरेंस। यहाँ पर एस में से आर माइनस करेंगे, ये हमारा थर्ड डिफरेंस। इसी अकॉर्डिंग टी में से एस माइनस करेंगे, ये हमारा फोर्थ डिफरेंस। तो ऑल डिफरेंस आर इक्वल देन वी कॉल्ड एपी सीरीज। तो इसी अकॉर्डिंग हमारे पास ऐसा यहाँ पर तो 2 आने का तो सवाल ही नहीं होता है, तो 2 कैंसल, ये वाला भी 2 कैंसल। ये दोनों ऑप्शन हमें लग सकते हैं कि ये सही हो सकते हैं। एक में हमें बोला है आर, इट मीन्स थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है जी। थर्ड में से फर्स्ट तो माइनस ही नहीं होती कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो चलिए लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। टी में से हम एस निकाल रहे हैं, तो बिल्कुल टी में से एस निकाला जा सकता है। इट मीन्स अगर मैं टी में से एस माइनस कर दूं तो मेरे पास एक डिफरेंस निकल के आएगा। तो ये जो डिफरेंस कहलाएगा, ये देखिए पी से लेकर क्या के बीच में पहला डिफरेंस, ये सेकंड डिफरेंस, यहाँ से थर्ड डिफरेंस, ये फोर्थ डिफरेंस हमारा जो काउंट होगा, जो हम इसमें अप्लाई करेंगे। इट मीन्स टी माइनस एस, जो डिफरेंस यहाँ आएगा वही डिफरेंस इनके बीच में भी होगा, तभी ये कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। तो हमारे पास एक ही मात्र ऑप्शन बनता है, टी माइनस एस इज अ राइट आंसर। तो इसको हम लिखेंगे डी टी माइनस एस। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप A2 में से A1 ही माइनस करें, किसी भी टर्म में से आप उसकी पिछली टर्म माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। एपी सीरीज हमारी क्या कहती है, जितनी मर्जी लेंथी सीरीज चलती जाए हमें उससे मतलब नहीं है, बस उसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी हम उसको एपी सीरीज में काउंट करते हैं।
आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें हमसे कहा हुआ है साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर रेशो 4:9। हमें दो सिमिलर ट्राइंगल कहा गया है जिनकी रेशो दे रखी है। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इन द रेशो, हमें इसी ट्राइंगल का एरिया काउंट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी शीट पे आएंगे और दो सिमिलर ट्राइंगल, इट मीन्स हम ऐसा एक ट्राइंगल बनाते हैं, एक ऐसा ट्राइंगल बनाते हैं। ये ट्राइंगल हमने मान लिया है कि दोनों सिमिलर बनी है और सिमिलर बनी है, उनके जो रेशो दे रखी है देखे तो 4 और 9 है। तो हम ये मानते हैं 4 है और ये 9 है, इनकी रेशो आपस में गिवन दे रखी है। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है इन्हीं साइड की सहायता से। तो ये हमारे पास एक थ्योरम काउंट होती है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल नाम की एक थ्योरम है जिसके बेस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो वो थ्योरम क्या कहती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको हमने ए, इसको बी, इसको सी नाम दे दिया, इसको पी, इसको क्यू, इसको आर नेम दे दिया। तो हमारी जो थ्योरम कहती है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू में जो साइडें होती हैं ये ए बी साइड पी क्यू के इक्वल्स टू में और बी सी साइड क्यू आर के अपॉन में होती है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर ए सी में पी आर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो साइडें हैं सभी आपस में रेशो में होती हैं और सभी का होल स्क्वायर किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ लिख रखा है पहले से ही, ये मेरा 4 है और ये हमारा 9 है। तो हमने क्या किया, ए बी की जगह पे 4 भर दिया और पी क्यू की जगह पे 9 फिलअप कर लिया। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 और नीचे कितना आएगा 81। तो फाइनली यही हमारी रेशो काउंट हो जाएगी जो कि हमें एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल निकालने को कहा गया था, उसका रेशो निकालने को कहा गया था। तो रेशो हम इस अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो फाइनली जो हमारा आंसर है 16:81। ये देखते हैं ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है, उस ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। फाइनली ये रहा हमारा आंसर, डी इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमसे कहा गया है इफ टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट टू द सर्कल विद द सेंटर ओ। हमारे पास ये डायग्राम भी दे रखा है, टीपी और टी क्यू दो टेंजेंट हैं जिनका सेंटर ओ है, ओ इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल, सॉरी। ओके फ्रेंड्स, और हमें साथ में बोला गया है पी ओ क्यू 120 डिग्री है, देन फाइंड पी टी क्यू। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डायग्राम पे आएंगे। तो ये डायग्राम हमने हूबहू बना लिया है, ये हमारा P, ये हमारा T और ये हमारा Q। हमें क्या फाइंड आउट करना है, उन्होंने कहा हुआ है एंगल P, T और Q चाहिए। तो डायग्राम में आते हैं, P ये रहा, T ये रहा, Q ये रहा। इट मीन्स जो ये एंगल है ये मुझे चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दें, जब भी हमारा टेंजेंट बनता है तो टेंजेंट ऑलवेज 90 डिग्री बनता है। हमारे पास यहाँ पर दो टेंजेंट क्रिएट हो रहे हैं तो ये दोनों 90 लिख लिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं आपको सिर्फ एक ही एंगल बताया हुआ है, हमने दो एंगल टेंजेंट होने के कारण ये 90 लिख लिए हैं और सेंटर वाला एंगल 120 है। एक ही मात्र एंगल बचा हुआ है, वो क्या आएगा, हम इन तीनों एंगल को ऐड करेंगे और 360 में से डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने 90 और 90 ऐड किया तो 120 आ गया, सॉरी 90 ऐड किया तो 180 आ गया और 120 नीचे लिख लिया। अब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 300 में से अब हम पूरा जो एंगल होता है हमारे पास सम ऑफ क्वाड्रिलेटर वो होता है 360। तो 360 में से मैं 300 माइनस कर लूंगा, फाइनली कितना बचेगा 60। तो 60 डिग्री मेरा एंगल पी टी क्यू बन जाएगा जो कि हमसे पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं 60 ऑप्शन कहाँ लिखी हुई है। तो देखते हैं फाइनली ये रहा जो हमारा 60 ऑप्शन, सी ऑप्शन है 60। तो फाइनली ये हम इसको आंसर लिख लेंगे, सी इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सम ऑफ क्वाड्रिलेटर का फॉर्मूला लगा देना है, तीनों को ऐड करके 360 में से माइनस कर लेना है। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें हमसे कहा हुआ है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। हमसे कहा गया है कोई डिस्टेंस काउंट करना है, P हमें एक फिक्स पॉइंट दे दिया है और एक्स एक्सिस से बताना है वो उसका कितना डिस्टेंस है। उसके लिए हम अपनी शीट पे आएंगे इस अकॉर्डिंग। तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, एक ग्राफ की सहायता से मैंने इसको ड्रॉ किया है। आप जस्ट आंसर ही टिक करेंगे पर समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, तो ग्राफ में ये मैंने P वाला पॉइंट फाइंड आउट कर लिया है। x की वैल्यू 2 है, जो पहला पॉइंट होता है वो हमारा x काउंट होता है और जो दूसरा पॉइंट होता है वो हमारा y काउंट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, तो ये मेरा पहला पॉइंट है वो मेरा x, दूसरा y। तो x की वैल्यू 2, तो हमने क्या किया 2 से बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड की तरफ जाएंगे और y कितना है 3, 3 से बिल्कुल हम x राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये हमारा P पॉइंट है। अब बोला गया है x से कितना डिस्टेंस है। याद रखिए जब भी आपको डिस्टेंस काउंट करने को कहा जा रहा है और एक ही पॉइंट दिया गया है तो हम उसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापते हैं। अगर आपको x एक्सिस बोला हुआ है तो आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखिए मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं कुछ ऐसा। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, मैं पेन से ड्रॉ करता हूं। जब भी आपको एक पॉइंट दिया हो तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमेशा काउंट करेंगे। अगर यही पॉइंट मुझे y से बोला होता तो मैं इस पॉइंट को इस अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बनाता। याद रखिएगा इस अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बनता। हमें x एक्सिस बोला हुआ है तो हम सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसका डिस्टेंस देखिए कितना बन गया, ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 3 होगा। ऑब्वियस ही बात है, यहां से जब यहां तक का डिस्टेंस 3 है तो यहां पर भी ये डिस्टेंस 3 ही होगा। तो फाइनली यही हमारा आंसर है, हमने ले दिया 3। अब ये 3 ऑप्शन हमारा कहां पर है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा 2 है, सेकंड ऑप्शन हमारा 3 है। तो फाइनली 3 इज अ राइट आंसर। अगर यहीं पर आपको ये x एक्सिस बोलने की जगह पे y एक्सिस बोल दे, याद रखिए अगर ये y एक्सिस बोल दे तो यहां से डिस्टेंस काउंट होगा। ओके फ्रेंड्स, यहां से डिस्टेंस काउंट होगा तो ये 2 काउंट होगा। ओके, हमें क्या बोला है x एक्सिस, तो हम x एक्सिस के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे तो ये डिस्टेंस हमारा 3 बन रहा है। आई होप ये आप समझ गए हैं कि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस काउंट करना है जब हमें एक पॉइंट दिया हो और डिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोला गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, इसमें हमसे कहा हुआ है 9 सेकेंड स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a इक्वल्स टू डैश। तो चलिए हम इसको अपनी शीट पे आते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ ऐसा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है और उसके बाद हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है। हमने ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में सेकेंड स्क्वायर थीटा। आई रिपीट अगेन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में सेकेंड स्क्वायर थीटा। हमें यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है सेकेंड स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मोल्ड करेंगे और इस 10 को हम राइट साइड में ले जाएंगे। फॉर्मूले को हम ड्राइव कर रहे हैं और फॉर्मूले से ही अपना आंसर निकाल लेंगे, जिससे कि बन जाएगा 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 9 हमें मल्टीपल में लगा हुआ है, यहाँ पर भी 9 मल्टीपल में लगा हुआ है। ये 9 हम अपने सवाल में कॉमन निकाल लेंगे बाहर और अंदर में बचेगा हमारे पास सेकेंड स्क्वायर a और यहाँ पर 10 स्क्वायर a। फाइनली देखने को मिल रहा है सेकेंड स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। याद रखिए यहाँ पर थीटा हमारा ये हमारा फॉर्मूला है और ये हमारा सम दिया हुआ है जिसमें हमें थीटा बोला गया है, तो हम a ही काउंट करेंगे। तो फाइनली सेकेंड स्क्वायर a और 10 स्क्वायर a को हम 1 लिख लेंगे और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 9। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। 9 इज अ राइट आंसर। जहां पर ये 9 ऑप्शन दिख रहा है उसको आप टिक कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये रहा 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा हुआ है, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेकेंड थीटा ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा। इस क्वेश्चन को हमने यहां पर भी नोट कर दिया है।
अगर आपको देखने में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप यहाँ पर भी क्वेश्चन को नोट हुआ देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का काफ़ी लॉन्ग में सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको किसी और वीडियो में जरूर बताने की कोशिश करूंगा। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो फाइनली आप सिंपली याद रखिए, इसका जो आंसर है वो हमारा 2 है। तो 2 इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपर सॉल्व करके आपको किसी अनदर वीडियो में बता दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली अभी के लिए आप आंसर 2 लिख लीजिए। तो 2 इज अ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कहा हुआ है, बोला गया इफ अ पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू द स्क्वायर बोला गया है पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू द स्क्वायर। इट मींस स्क्वायर का जो पेरीमीटर है और सर्कल का जो पेरीमीटर है वो दोनों इक्वल हैं। देन द रेशो ऑफ दीज एरिया, तो इनका एरिया कितना होगा। तो चलिए हम अपने आंसर शीट पे आते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। आपको क्लियर कर दें, सर्कल का पेरीमीटर ही सर्कमफ्रेंस काउंट होता है। आई रिपीट अगेन, सर्कल का सर्कमफ्रेंस ही पेरीमीटर काउंट होता है। तो हमने लिखा पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 2 पाई आर, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड। ओके फ्रेंड्स, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। अब हम क्या करेंगे, यहां से ये जो 4 है इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे, जिससे कि बन जाएगा 2 पाई आर अपॉन में 4 और इक्वल्स टू में साइड। अब यहां से हम थोड़ा सा कट कर लेंगे, ये कट हो रहा है तो कट कर लेते हैं हम। नीचे बचेगा हमारे पास 2, ऊपर बचेगा पाई आर, तो हम लिखेंगे पाई आर अपॉन में 2 लिख लिया, इक्वल्स टू में साइड लिख लिया। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो लिखा हमने रेशो ऑफ दिस एरिया, तो एरिया ऑफ ऊपर में लिख लेंगे सर्कल और एरिया ऑफ नीचे में स्क्वायर। हमने ऐसा क्यों किया, हम स्क्वायर भी ऊपर लिख सकते थे और सर्कल को नीचे लिख सकते थे, बट जैसा कि क्वेश्चन पढ़ा गया है उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हमने सर्कल पढ़ा था, उसके बाद स्क्वायर पढ़ा, उसी अकॉर्डिंग हम इसको भी रीड आउट करेंगे। सबसे पहले हम सर्कल को रीड करेंगे, उसके बाद स्क्वायर को। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास साइड की वैल्यू थी पाई आर अपॉन में 2, हम नीचे में फिल कर लेंगे और पावर में 2 लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब ये पावर सॉल्व होगी, पाई आर की पावर जो पाई आर अपॉन में 2 की पावर 2 था, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास पाई 2 बार आ जाएगा और आर की पावर 2 लग जाएगी, और 2 का भी स्क्वायर करेंगे जिससे कि ये 4 बन जाएगा। फाइनली यही हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और ऊपर वाले स्टेटमेंट को ऐसा ही लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कट करेंगे, जैसा कि आर का स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक पाई से एक पाई और कैंसिल हो गया, नीचे में हमारे पास सिर्फ बच गया है पाई और अपॉन में 4, ऊपर में कुछ नहीं बचा, तो जिसके लिए हम 1 लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अपॉन में पाई बटे में 4। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ जस्ट पाई की वैल्यू को लिख लेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में 4 नीचे था, 4 नीचे का नीचे ही है। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, यहां से 22 और 4 कट रहा है तो इसको हम कट कर लेते हैं, जिससे कि ये बनेगा 11 और नीचे बचेगा 2। ओके फ्रेंड्स, ऊपर 1 वैसे का वैसा ही, तो नीचे हमने लिखा 11 अपॉन में 7 इंटू 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो जिससे आएगा 11/14। अब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि इसको हम सॉल्व करते हैं जब हमारे पास स्टेटमेंट a/b c/d आती है, तो इसको हम टर्न करके लिखते हैं a/b इंटू में ये उल्टा होता है d/c। इसी अकॉर्डिंग जब हम इसको सीधा करेंगे तो कुल मिला के ये आ जाएगा 14 अपॉन में 11। यही हमारी रेशो काउंट होगी, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ दिस रेशो
14:11। ये ऑप्शन जहां आपको मिलता है उसको टिक कर लीजिए। आई होप ये क्वेश्चन पूरा आपको समझ आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो 14:11 जहां है हम उसको टिक कर लेते हैं। इस अकॉर्डिंग हमारा बी इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। इफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑफ अ स्फेयर, बोला गया है स्फेयर का जो रेडियस है वो हमें आर काउंट करना है, देन द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी आंसर शीट पे आते हैं। हमें रेडियस ऑफ स्फेयर कहा गया है आर, और एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है 4πr का स्क्वायर। तो हम अपने आर की जगह पे आर ही फिल कर लेंगे, जिससे कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर 4πr का स्क्वायर ही आएगा। अगर यहाँ पर p मेंशन होता या a मेंशन होता तो यहाँ पर फाइनली हम r की जगह पे p लगा देते हैं और p का स्क्वायर काउंट करते हैं। हमें r कहा हुआ है जिससे कि कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 4πr का स्क्वायर। ये ऑप्शन जहां मिलती है आपको उसको टिक कर लीजिए। तो चलिए आंसर में देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ मिल रही है। ये रही सबसे पहली ऑप्शन है हमारी, तो फाइनली पहला ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, 4πr। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। इफ वी ज्वाइन टू हेमिस्फेयर ऑफ द सेम रेडियस अलोंग दिस बेस वी गेट डैश। तो हम क्या, हमारे पास जो फिगर बन के आएगी वो क्या बनेगी। तो चलिए हम अपने डायग्राम पे आते हैं। स्फेयर इट मीन्स आधा गोला। जैसे कि अगर हम गेंद को दो पार्ट कर दें तो आधा गेंद का सरफेस ये हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास एक पूरी की पूरी गेंद बन जाएगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो गेंद होती है वो हमारी स्फेयर में होती है। हेमिस्फेयर हेमिस्फेयर जोड़ा तो फाइनली स्फेयर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं ये ऑप्शन हमारे पास कहाँ लिखी हुई है। तो सी इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, सी इज अ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा हुआ है द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज डैश। हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है और एक मार्क्स जो टैली दे रखा है। इट मीन्स इसमें हमें बताना है कि मीन क्या काउंट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम सीधे सीधे अपने आंसर शीट पे आते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर मार्क्स बताए गए हैं और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बताई गई है। हमें जब भी क्लास इंटरवल एक डिजिट में हो, इट मीन्स जैसे कि जब भी हमें क्लास इंटरवल देखने को मिलती है तो कुछ इस अकॉर्डिंग देखने को मिलती है। 2 से लेकर 4, 4 से लेकर 6 ऐसे देखने को मिलती है। अगर ये आपको 1 लाइन में आ रहा है जैसे कि मेरे को कहा गया है, यहाँ पर क्लास इंटरवल तो मेंशन ही नहीं है, सिर्फ मार्क्स मेंशन है और फ्रीक्वेंसी मेंशन है 4, 6, 9, 8 और 15। फ्रीक्वेंसी में हमें क्या निकालने को कहा हुआ है, हमें मीन निकालने को कहा हुआ है। इस तरह के आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिनका एकमात्र सोल्यूशन है। कैसे करना है सोल्यूशन, हम जब भी सोल्यूशन निकालेंगे तो मार्क्स का सोल्यूशन निकालता है, ना कि फ्रीक्वेंसी का सोल्यूशन निकालता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मार्क्स के सभी टर्म को जोड़ लेंगे, मार्क्स के सभी टर्मों को ऐड कर लेंगे। 4 को, 6 को, 9 को, 10 को और 15 को जब हम एडअप करेंगे, ऐड करके हमारे पास रिजल्टन 44 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे। याद रखिए फॉर्मूला क्या लगाना है हमने मीन का, सम ऑफ गिवन मार्क्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म। ओके फ्रेंड्स, क्या लगाना है फॉर्मूला, सम ऑफ गिवन मार्क्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म। हमने इनका एडअप तो कर लिया है। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5। नंबर ऑफ टर्म कितनी है 5, तो हम फाइनली 5 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर हमारे पास रिजल्टन आएगा 8.8। 8.8 को हम राउंड ऑफ जब करेंगे तो रिजल्टन आएगा हमारे पास 9। फाइनली 9 ये हमारा मीन काउंट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो 9 इज द राइट आंसर। अपने ऑप्शन में देखते हैं 9 कहां पर लिखा हुआ है, तो फाइनली सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर
15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन डैश इवेंट इज 0। बोला गया है ऐसा कौन सा इवेंट होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, इम्पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट, ऑल, नन ऑफ दीज। तो याद रखिए वही प्रोबेबिलिटी हमारी 0 काउंट होगी जिसकी होने की संभावना पॉसिबल नहीं है। इट मीन इम्पॉसिबल इवेंट जो होगा उसका ही रिजल्टेंट 0 आएगा। जैसे कि एक मैच होने वाला है और वो रद्द हो गया तो कौन सी टीम जीती या किसको विजेता घोषित किया जाएगा, तो रिजल्ट ही नहीं आया तो रिजल्टेंट 0 काउंट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इम्पॉसिबल इवेंट जो होगा उसका रिजल्टेंट 0 होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी है जो प्रोबेबिलिटी नॉट काउंट होगी, मतलब नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो प्रोबेबिलिटी का हिस्सा ही नहीं है, मतलब प्रोबेबिलिटी जिसमें काउंट नहीं की जाती। तो पहले आपको शॉर्टली क्लियर करें। सबसे पहले हम अपनी आंसर शीट पे आएंगे। तो जो आंसर दिए थे मैंने यहाँ पर एक अकॉर्डिंग लिख लिया है। अगर आपके पास कोई प्रोबेबिलिटी आ रही है, हम प्रोबेबिलिटी को अपॉन में काउंट करते हैं। इट मीन्स पी बाय क्यू के केस में काउंट किया जाता है प्रोबेबिलिटी को। और उसके बाद आते हैं नेगेटिव। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं जाती है। इट मीन्स नेगेटिव टर्म में प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी होती है, पॉइंटों में प्रोबेबिलिटी होती है। अगर हम ये कहें, अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं और ये कहें कि हमारे चांसेस जीतने के 50-50 हैं, तो 50-50 हमारी परसेंटेज आएगी। अगर हम ये कहें कि अगर 50 या 0.1% है कि हम जीत सकते हैं, तो देखिए हमने क्या कहा, 0.1% हम जीत सकते हैं, और तो पॉइंटों में काउंट हो गया। और ये कहूँ कि मेरे को ये है कि 1/4 हिस्सा या 1/4 हिस्सा हम जीत चुके हैं, आधे से ज़्यादा मैच हमने जीत लिया इस अकॉर्डिंग, तो उस प्रोबेबिलिटी को हम बटे में काउंट करते हैं। एक बात प्रोबेबिलिटी ऐसी बचती है जिसको प्रोबेबिलिटी का नाम नहीं दिया जाता, मतलब प्रोबेबिलिटी में काउंट ही नहीं करती, उसको नॉट पॉसिबल इवेंट कहा जाता है। तो वो हमारा है बी। हमसे नॉट ही पूछा गया है, नॉट पॉसिबल इवेंट, नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो वो हमारा नेगेटिव टर्म काउंट होगा। इट मीन्स बी इज अ राइट आंसर। चलिए हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमसे ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं और ये भी हमारे पास 8 हैं और एक एक मार्क्स से हैं। चलिए जल्दी से इनको भी फिनिश कर लेते हैं। सबसे पहले कहा गया है √5 इज अ इरेशनल नंबर। आपको क्लियर कर दें, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो टर्मिनेट नहीं होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक शॉर्टली में लाइन लिख रखी है, विच नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग, जिन टर्म को हम टर्मिनेट नहीं कर सकते। टर्मिनेटिंग इट मीन्स हम उसको प्रॉपर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक टर्मिनेटिंग टर्म मानूं, तो मैं अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड कर दूं तो जिससे रिजल्टन आएगा मेरे पास 6, तो 12 मेरा टर्मिनेटिंग टर्म हो गया। और इसी अकॉर्डिंग मैं कोई और नंबर मानूं जिसको मुझे पॉइंटों में करना पड़ रहा है और पॉइंटों में करने के बाद भी वो फाइनली डिवाइड हो गया, इट मीन्स रिमाइंडर 0 आ गया, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग टर्म होता है। नॉन टर्मिनेटिंग टर्म में जैसे अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड कर दूं तो रिजल्टन मेरे पास हर बार 3.333333 चलता जाएगा। तो 10 मेरा नॉन टर्मिनेटिंग टर्म काउंट होगा 3 से। उसी अकॉर्डिंग हमारे पास √5 बोला हुआ है, इसको भी अगर हम √5 निकालें तो हमारे पास रिजल्टन 2.23333 चलता जाएगा। तो ये हमारा इरेशनल नंबर काउंट होता है, तो इसको हम ट्रू लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड तरफ बढ़ते हैं। हमसे बोला गया है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = 46, 3x + 5y = 74 इज x = 8 एंड y = -10। ओके फ्रेंड्स, इस इक्वेशन को हमने यहाँ पर लिख लिया है और हम इसको जब सोल्यूशन निकालेंगे
तो ये काफ़ी लेंथी सोल्यूशन होने वाला है। इसके लिए हमने क्या किया है, अपने हिट एंड ट्रायल की मेथड यूज़ किया हुआ है। हिट एंड ट्रायल क्या कहता है, डायरेक्टली हम अपने आंसर को क्वेश्चन में फिलअप करेंगे, जिससे कि रिजल्टेंट अगर आ गया तो हमारा आंसर वो सही काउंट होगा। उसके लिए मैंने क्या किया है, x की वैल्यू 8 को कंसीडर किया और अपनी फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दिया। अगर रिजल्टेंट 46 आ जाएगा, इट मीन्स 8x इक्वल्स टू 8 काउंट होगा। तो मैंने क्या किया, 8 फिलअप किया जिससे ये 16 बन जाएगा। 8 यहाँ पर फिलअप करेंगे जिससे कि ये 30 बन जाएगा। सॉरी, y की वैल्यू यहाँ फिलअप करेंगे, y की जगह पे हम 10 फिलअप करेंगे, वो भी माइनस का। तो 3 को मैं -10 से मल्टीप्लाई करूंगा, रिजल्टेंट आएगा माइनस का 30 और 46 वैसे का वैसा ही नोट कर दिया। फाइनली हम इनको सॉल्व करेंगे जिससे कि मेरे पास रिजल्टेंट आएगा माइनस का 14 इक्वल्स टू में 46। तो ये इक्वल्स टू है ही नहीं, तो इट मीन्स हम इसको कट कर देंगे। इट मीन्स 8 मेरा एक रॉन्ग आंसर काउंट हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, 8 जो है और y की वैल्यू 10 है वो मेरा काउंट ही नहीं कर रहा है, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर ये इसका सोल्यूशन होता तो मेरे को फाइनली रिजल्टेंट 46 मिल जाता दोनों साइडों में। ओके फ्रेंड्स, अगर आप फिर से चेक करना चाहते हैं तो 8 और 10 की वैल्यू आप सेकेंड इक्वेशन में भी भर के देख सकते हैं। अगर उसको भी हम चेक करें तो फाइनली अगर हम 8 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 24 आ जाएगा, और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 50 आ जाएगा, और इक्वल्स टू में 74। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस का 26। ये भी इक्वल्स टू में नहीं आया, तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट कह रहा है। इट मीन्स ये फॉल्स है। ओके फ्रेंड्स, आप इसको फॉल्स लिख लीजिएगा। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमसे कहा हुआ है, इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इट्स डायगोनल इज 15। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे और उसकी साइडें 10 मेंशन कर लेंगे। ये भी 10 है, ये भी 10 है, ऊपर वाले 10 और ये भी 10, और बोला गया डायगोनल क्या हमारा 15 आएगा, तो मैंने यहाँ पर 15 लिख लिया है। और अब हम इसमें ये देखिए एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे जिसमें हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पर अल्फाबेट लिखता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ए बी सी मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इसमें मैं पाइथागोरस का प्रयोग करूंगा। पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। फाइनली अब हम क्या करेंगे, ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर। फाइनली हम इसे 10 फिल कर लेंगे और उनका होल स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 100, और इधर भी 100, दोनों को 100 जोड़ेंगे कितना आएगा 200। फाइनली अब यहाँ पर से हम रूट इधर पास आउट कर लेंगे, स्क्वायर का इधर आके रूट बन जाता है। 200 का अगर हम रूट निकालें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 14.14। तो फाइनली हमें क्या कहा था कि रूट जो आना चाहिए हमारे पास, ये डायगोनल आना चाहिए, वो 15 आना चाहिए। हमारे पास रिजल्ट कितना आ रहा है 14.14। इट मीन्स ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट कह रहा है, तो इसका रिजल्टेंट फॉल्स आएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 4। हमें ये एक क्वेश्चन ऐसा और आया था, देख सकते हैं यहाँ पर 8 नंबर वाले क्वेश्चन पे सेम एज अ क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया है, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पॉइंट चेंज कर दिया गया है और हमसे बोला है रिजल्टेंट 4 आना चाहिए। चलिए देखते हैं रिजल्टेंट 4 आता है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डायग्राम को इस अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेंगे। और आपको क्लियर कर दें, अगर आपसे कहा गया है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फाइंड आउट करना है और एक ही पॉइंट दिया गया है, तो उसके लिए हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस काउंट करते हैं फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अगर आपसे y कहा गया है तो आप y एक्सिस काउंट करेंगे, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस काउंट करेंगे। हमें x एक्सिस कहा गया है तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये पॉइंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पॉइंट कैसे बनाया मैंने। यहाँ से x की वैल्यू 2, फर्स्ट हमारी x की वैल्यू होती है, सेकंड हमारी y की वैल्यू होती है। x की वैल्यू 2 से बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाना है और y 4 से बिल्कुल स्ट्रेट राइट हैंड साइड में जाना है। तो ये जो पॉइंट कट ऑफ पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट हमारा 2 और 4 बन जाएगा। और हमें इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से x से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है वो कितना बनेगा 4 बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 4 है
तो यहाँ से लेकर भी यहाँ तक का डिस्टेंस 4 ही होगा। तो इट मीन्स ये एक ट्रू स्टेटमेंट काउंट हो रहा है। इट मीन्स ये आंसर हमारा ट्रू है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे जो कहा गया है उसमें हमसे ये कहा गया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1, और देन हमें प्रूफ करने को कहा गया है कि या क्या ये रिजल्टेंट आएगा। चलिए हम अपने आंसर शीट पे आते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेंगे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1, ये हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ से सबसे पहले मैं साइन स्क्वायर में राइट साइड में ले जाऊंगा, जिससे कि रिजल्टेंट बनेगा मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में कॉस स्क्वायर थीटा बन गया है हमारा स्टेटमेंट। और जो हमें प्रूफ करने को कहा गया था उसी में हम फाइनली पुट अप कर देंगे। तो ये जो मुझसे कहा गया था ये हमने लिख लिया है। इसका भी रिजल्टेंट हमें 1 बनाना है। अगर मैं सॉल्व करके 1 बना लूँ इट मीन्स तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू कह रही है। चलिए फिलअप करते हैं। कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर हमने वैसे के वैसे ही नोट कर लिया। कॉस की पावर 4 थीटा का हुआ है, तो इसको हमने ब्रेक करके कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। इक्वल्स टू में 1 वैसे का वैसा ही मेंशन कर लिया। हम सिर्फ इसमें लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करेंगे, उसको 1 बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू हमारी निकली थी वो क्या थी, साइन थीटा। फाइनली अब हम यहाँ पर साइन थीटा फिल कर लेंगे। यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर की वैल्यू साइन थीटा लिख लेंगे और इधर भी कॉस स्क्वायर की वैल्यू साइन थीटा लिख लेंगे। साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि रिजल्टेंट क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर पहले से साइन थीटा पड़ा हुआ था, तो देख सकते हैं ये जो हमारा रिजल्ट बना है साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, सबसे पहले उन्होंने कहा हुआ था 1 है, तो फाइनली हमने यहाँ पर 1 लिख लिया। याद रखिए ये सारा 1 वैसे ही हमने रखा हुआ है, इसके साथ कोई चेंजेस नहीं किए। फाइनली 1 इक्वल्स टू 1 आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड। इट मीन्स जो ये स्टेटमेंट कही जा रही है ये हमसे ट्रू कही जा रही है, इसलिए हम इसका आंसर ट्रू लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है एरिया ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू दी 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमें रेडियस बोला गया है और कहा गया है क्या इसका एरिया 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ रहा है। तो चलिए हम अपने आंसर शीट पे आते हैं। 5 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, रेडियस ऑफ सर्कल 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल क्या बोला हुआ है हमें, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल कितना है, पाई आर स्क्वायर होता है। फाइनली अब हम इसे फिल कर लेंगे, 22/7, आर की वैल्यू 5 × 5। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, फाइनली इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 और यहाँ पर 25 अपॉन में 7। अगर इसको कट करके मेरे पास रिजल्टेंट 60 आ जाएगा तो फाइनली ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, फाइनली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास 550 अपॉन में 7। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, जिससे रिजल्टेंट हमारे पास आएगा 78.57। तो जो एरिया निकल के आया हमारे पास वो आया है 78.57, और हमें क्या कहा गया था कि आंसर हमारा 60 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो फाइनली ये हमारी एक रॉन्ग स्टेटमेंट काउंट हो रही है, इसको हम फॉल्स लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो बिल्कुल सही है जी, ये एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है, इसका आंसर हम ट्रू लिख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा हुआ है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डाटा इज इंक्रीजिंग बाय 5
देन द मीन रिमेनिंग द सेम। हमें कहा गया है अगर कोई डाटा, उसका एक एक डाटा इंक्रीज हो गया है, कितना 5 इंक्रीज हो गया है, तो क्या उसका मीन में रिजल्टन में कोई चेंजेस आएंगे या सेम रहेगा? तो बिल्कुल जी, ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे हर एक डाटा में 5 इंक्रीज कर दिया जाएगा तो मीन की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स ये एक फॉल्स स्टेटमेंट काउंट हो रही है, तो इसको हम फॉल्स लिख लेंगे। आई होप ये आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें हमसे फिलिंग द ब्लैंक्स कहा गया है। सबसे पहले हमें बोला गया है इफ पी एक्स इक्वल्स टू में एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन सी बाय ए इज इक्वल्स टू डैश। चलिए हम अपनी स्टेटमेंट बुक्स पे आते हैं। ये हमसे कहा हुआ है कि सी बाय ए हमारा क्या होता है, तो हम बता दें सी बाय ए जो होता है वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है। क्या होता है? सी बाय ए हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हमसे क्या कहा हुआ है? सी बाय ए हमारा क्या बनेगा अगर हमें इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी दी हुई है। तो हमारी जो स्टेटमेंट क्या बनेगी, यहां पर लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या बनेगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये हमसे b बाय ए पूछे तो वो हमारा होगा सम ऑफ जीरो। हमसे c बाय ए बोला गया है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमसे कहा गया है इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज डैश सोल्यूशन। हमें कहा गया है दो लाइन है जो पैरेलल हैं, उनका सॉल्यूशन क्या काउंट होगा। तो यहां पर देखते हैं अपने आंसर शीट पर, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, जब दो लाइन हमारे पास पैरेलल होगी, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इट मीन्स हम उसका कोई भी कट ऑफ पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके हम एक पॉइंट निकाल सकते हैं, उसी को हम वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर हमारी लाइन कोई कंसिस्टेंट लाइन है, एक ही लाइन के ऊपर एक और लाइन है, तो उसके हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमें क्या कहा हुआ था, कोई दो लाइन है जो पैरेलल है, तो पैरेलल केस में हम क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। आंसर में हम लिख लेंगे नो। आई होप ये आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज, इक्वेशन लिखी हुई है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस पी माइनस 4 इक्वल्स टू में 0, बी आर रेसिप्रोकल ऑफ अदर द वैल्यू ऑफ p इज डैश। हम अपने आंसर शीट पे आएंगे। सबसे पहले हम ये स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लेंगे जो कि हमसे लिखा हुआ है 4x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस p माइनस 4, ये हमने ब्रैकेट में लिख लिया है, इक्वल्स टू में 0। हमें p की वैल्यू चाहिए और हमें ये कहा गया है कि एक जो रूट है दूसरा रूट उसका रेसिप्रोकल है, इसी की सहायता लेंगे हम और अपने p की वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा, फर्स्ट रूट को हमने अल्फा मान लिया है, उसको हमने x लिख लिया है। सेकेंड रूट को हमने बीटा माना हुआ है, वो हमने 1/x लेट कर लिया है। जैसा कि उन्होंने कहा था हमें कि एक रूट जो है दूसरा रूट उसका रेसिप्रोकल है। एज हम एग्जांपल मान लेते हैं, अगर हमारे पास पहला रूट 2 है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? 1/2। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक रूट आपका 2 है तो उसका दूसरा रूट उसका उल्टा काउंट करना है, 1/2 काउंट होगा। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। इसके लिए हम लिखेंगे सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या होता है? माइनस बी बाय ए। सम ऑफ जीरो में हम क्या लगाते हैं? अल्फा और बीटा को प्लस करके लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अल्फा और बीटा प्लस करके लिखते हैं और बी माइनस बी बाय ए लिखते हैं। अल्फा हमने क्या माना है? एक्स माना हुआ है। बीटा हमने क्या माना है? 1/x माना हुआ है। बी की वैल्यू हम कहाँ से कंसीडर करेंगे? बी की वैल्यू ये हो जाएगी -2, तो हम यहाँ लिखेंगे -2 और बाहर भी एक माइनस अप्लाई कर लेंगे। ए की वैल्यू क्या है? वो हमारी फर्स्ट टर्म होती है जिसका कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट ये हमारा ए होता है। हमने ए नीचे 4 लिख लिया।
फाइनली हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 2 लिख लेंगे, अपॉन में 4 लिख लेंगे। यहाँ पर हम इसको कट कर सकते थे पर हमने कट नहीं किया, जिससे कि हमारा ये 4 भी रिड्यूस हो जाएगा। हमने इसकी इसीलिए इसको कट नहीं किया है। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर 1 लगाकर यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे। x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, x आ जाएगा। x को फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से, तो x का स्क्वायर। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब फाइनली हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 4 को जब हम ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे रिजल्ट हम बनेगा 4x का स्क्वायर प्लस 4, और x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे रिजल्ट बनेगा 2x। अब हम सारी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 4x स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे यहाँ से ये आएगा तो ये माइनस को जाएगा, माइनस का 2x और प्लस में 4 लिख लेंगे, इक्वल्स टू में 0। फाइनली ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि हमें अपने अल्फा बीटा से बना रखी है। हमारे पास जो क्वेश्चन कहा हुआ था उसमें हमारे पास यहाँ पर p-4 बोला हुआ था, हमारे पास रिजल्ट क्या बन के आ रहा है, 4। तो इट मीन्स अगर मैं p की वैल्यू 8 रख लूं और 4 माइनस कर लूंगा, जिससे कि रिजल्टेंट मेरा 4 बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, माइनस का 4 मुझे मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फाइनली यहाँ पर 8 लिख लेंगे, तो इससे हमारा p की वैल्यू 8 आ जाएगी। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, एक बार वॉच कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा हुआ है, द nth टर्म ऑफ AP इज 5 2 -1 4 माइनस का 4 -7 इज डैश। nth टर्म चाहिए हमें, तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा। सबसे पहले हम अपने आंसर शीट पे आएंगे और इस AP सीरीज को इस अकॉर्डिंग लिख लेंगे। यहाँ से A की वैल्यू 5 हो जाएगी, B की वैल्यू 2 हो जाएगी, और यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 2 है, A1 की वैल्यू 5। फाइनली माइनस करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 3, तो D मेरा माइनस का 3 हो जाएगा। हमें nth टर्म निकालने को कहा गया था, तो हम ये अपना फार्मूला लगाएंगे, an का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। an इक्वल्स टू में a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू 5 भर लेंगे, n की वैल्यू नहीं पता है 1, वैसे के वैसे ही नोट करेंगे, d की वैल्यू माइनस का 3। फाइनली अब ये -3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि ये -3n बन जाएगा। -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि ये प्लस का 3 बन जाएगा। अब ये 5 और 3 को एडअप कर लेंगे, जिससे कि 8 मिल जाएगा। माइनस का 3 वैसे का वैसा ही। फाइनली यही आंसर जो है रिक्वायर्ड आंसर है जो कि हमसे पूछा गया था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 बोला हुआ है उसमें हमसे कहा हुआ है अ टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल इज इंटरसेक्ट इन डैश पॉइंट। हमें कहा गया है कि एक सर्कल बनाया गया है जिसपे कोई टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, तो वो जो टेंजेंट कितने पॉइंट को टच करेगा, तो वो ओनली 1 पॉइंट को ही टच करेगा। एक टेंजेंट सर्कल को 1 टाइम ही टच करता है। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली हम इसको आंसर में 1 लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये भी आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें बोला गया है डैश इज दी वैल्यू ऑफ p विच ऑफ द पॉइंट -5 एंड 1 और एंड p एंड 4 एंड -2 इज कोलिनियर। हमें कहा गया है ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए ये तीनों पॉइंट्स मेंशन कर लेंगे, और याद रखिए जब हमारे पास 3 पॉइंट दिए हों और उसका एरिया कोलिनियर निकालने को कहा गया है, इट मीन्स हमें ट्रायंगल का एरिया 0 दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा A पॉइंट, ये हमारा B पॉइंट, ये हमारा C पॉइंट। फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो फॉर्मूला याद रखिए 1/2 x1 y2 माइनस y3। सबसे पहले x1 फिर y2 y3, उसके बाद हम x2 लिखेंगे, 2 के बाद नेक्स्ट टर्म 3 आती है तो y3 y1 माइनस कर लेंगे। फिर अगली टर्म x3 लिखेंगे, उसके बाद 3 के बाद फिर से रिपीट होगा 1 तो y1
और माइनस y2। बाहर जितनी भी टर्म में है वो x की है, अंदर जो भी टर्म में है वो सारी y की हैं। अब हम इसमें ये सारी वैल्यूज को फिलअप कर लेंगे और सॉल्व करेंगे, जिससे कि रिजल्ट हमारा p इक्वल्स टू माइनस का 1 आ जाएगा। आई होप ये आपको सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमसे कहा हुआ है द वैल्यू ऑफ 1060 अपॉन में cot 60 इज इक्वल्स टू डैश। तो सबसे पहले हम शीट पे आएंगे अपने और 1060 को ब्रेक कर लेंगे। 1060 को हम लिखेंगे 90 माइनस 30। 90 में से अगर हम 30 माइनस कर लेंगे, जिससे कि इस अकॉर्डिंग हम इसको ये लिख सकते हैं। नीचे हमें लिखा हुआ था cot 30। cot 30 हमने वैसे का वैसा ही रखा। उसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे 10 90 माइनस थीटा, वो होता है हमारे पास cot थीटा। थीटा हम इसको 30 काउंट करेंगे। cot 30 फाइनली कट कर लेंगे, जिससे कि रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा 1। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है दैट इवेंट विच ऑल आर श्योरली हैपन। बोला गया एक इवेंट है जो श्योरली हैपन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ इवेंट। बोला गया है एक इवेंट है जो श्योरली हैपन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज डैश। हमें कहा गया है कि कोई प्रोबेबिलिटी या कोई गेम है जो कि श्योरिटी है कि वो होना ही है। तो जो प्रोबेबिलिटी होने वाली होती है या जो चीज़ होने वाली होती है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 काउंट होती है। ओके फ्रेंड्स, क्या काउंट होती है? जो श्योरली इवेंट होता है उसका रिजल्टन हमारे पास 1 आता है। तो फाइनली इस बॉक्स में हम 1 लिख लेंगे। इस अकॉर्डिंग हमने ये पूरा पार्ट नंबर ए सॉल्व कर लिया है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत परेशानी आती है कमेंट में लिखिए, हम उस पर सेपरेट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।